हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल एडीएसपी सर्कल में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी यानी भूगोल का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग को बता दूं कि ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है एडीएसपी सर्कल, इसमें आप लोग को हर एक सब्जेक्ट में यदि 40 में 40 मार्क्स लाना हो तो एडीएसपी सर्कल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके 40 प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो बिग बैंग सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था। ये जो बिग बैंग सिद्धांत है वो उसके प्रतिपादन किसने किए थे? जॉर्ज लेमेंटे, कांट, जेम्स जीन्स या तो फिर एडविन हबल ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटे ने, ऑप्शन नंबर क यानी कि पहला। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत है उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? ये जो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी है वो कितनी है? तो वो हो जाएगा 1496 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ग है यानी तीसरा जो वो आपका सही है, 1496 किलोमीटर। अगला सवाल बोल रहा है कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? यानी कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? यानी आंतरिक ग्रह, आप लोग को पता ही होगा कि सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह में 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और 4 ग्रह को बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये जो शनि है, शनि वो आपको बाह्य ग्रह में आ जाता है। यानी कि ये पृथ्वी, शुक्र, मंगल और एक बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होने के साथ साथ वो आंतरिक ग्रह भी है। तो यानी कि आप लोग ये 4 याद कर लीजिएगा आंतरिक ग्रह के नाम से, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो ये जो आंतरिक ग्रह के नाम से नहीं जाना जाता है वो इसमें सही शनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? यानी किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जुरासिक युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? यानी कि जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये हो जाएगा 3,80,00,000 करोड़ वर्ष पूर्व जो पृथ्वी पर जीवन है वो शुरू हुआ था। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो यानी कौन सी गैस है जो विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव के लिए अपारदर्शी होती है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो वायुमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो हो जाएगा जलवाष्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु की नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी की उसकी पूरी क्षमता को अनुरूपित करती है। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा संतृप्त आर्द्रता। ये जो संतृप्त आर्द्रता है वही है जो वायु की उस दशा को दर्शा देता है जिसमें वायु की नमी और उसकी पूरी क्षमता को अनुरूप होती है। अगला है कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? तो ये जो पृथ्वी की 50% वनस्पति प्रजातियां जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगला सवाल बोल रहा है कि संकटापन्न पौधे और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है वो यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। आपका खास सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि जो जैव विविधता का संरक्षण है
वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किनके लिए हो जाता है? तो वो जंतु और पौधों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क और ख दोनों। अगला है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था मेक्सिको में। मेक्सिको आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल पूछ रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों को कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किनका है? तो ये जो कथन है वो है अल्फ्रेड हेटनर का। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो यानी कि भौतिक लक्षण के नाम से किसे जाना जाता है? तो भौतिक लक्षण के नाम से मैदान को जाना जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो पृथ्वी से संबंधित निहारिका परिकल्पना है वो लाप्लास के द्वारा दिया गया है। अगला बोल रहा है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है उसे प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो यही है, प्रकाश वर्ष ही है जो खगोलीय दूरी को मापने का यंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल बोल रहा है कि कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? तो ये जो कौन सा ऐसा भूकंपीय तरंग है वो तरल और ठोस दोनों में गमन करती है। तो ये हो जाएगा पी तरंग। पी तरंग आपका है जो दो तरलों में गमन करती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? तो जोवियन ग्रह का जो उदाहरण है वो हो जाएगा बृहस्पति। जोवियन ग्रह का उदाहरण बृहस्पति हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो पार्थिव ग्रह के नाम से भी शुक्र को जाना जाता है। यानी कि जो पार्थिव ग्रह का उदाहरण है वो शुक्र है। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ये आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर क्या आपका सही है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो ये जो भूकंप की तीव्रता है उसे रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। यही रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आगे का सवाल पूछ रहा है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ये ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो इसका जो सही हो जाएगा वो आग्नेय। ये जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण आ जाता है। फिर संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? तो ये जो संवहन तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आर्थर होम्स के द्वारा किया गया है। ये संवहन तरंग का सिद्धांत आर्थर होम्स के द्वारा। आगे है सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत जो है वो आपका हैरी हेन्स के द्वारा दिया गया। ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। संवहन तरंग, आर्थर होम्स, सागरीय अधस्थल, हैरी होम्स, फिर बिग बैंग सिद्धांत, ये सब आते रहते हैं। ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इस सब को याद कर लीजिएगा। फिर है मैग्मा में ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होती है? यानी कि मैग्मा में जब ठंडा होती है उसमें किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होती है? तो आग्नेय चट्टान की। फिर है संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये जो संगमरमर है वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला है प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? तो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन जो है वो कार्ल रीटर भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है। अगला है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा
प्रवर्तित किया गया है, क्रमबद्ध भूगोल है वो किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो ये हो जाएगा हम्बोल्ट के द्वारा। हम्बोल्ट के द्वारा ही क्रमबद्ध भूगोल की प्रवर्तित किया गया है। अगला है कि भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम को। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? ये जो समुद्री मार्ग से जो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन थे? तो ये हो जाएगा मौगेलन जो थे वही पृथ्वी की परिक्रमा किए थे समुद्री मार्ग से। अगला सवाल बोल रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मध्यवर्ती परत जो होता है उसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। यह जो मध्य का हो जाता है वो मेंटल, और सबसे अंदर वाला को क्रोड कहते हैं, और सबसे ऊपरी वाला को भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? ये जो भू संचलन है वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होता है। भू संचलन पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होने लगता है। अगला एक ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जो ज्वालामुखी और भूकंप है वो आकस्मिक क्रियाएं में आती है। तो ये जो ज्वालामुखी और भूकंप है वो आकस्मिक क्रिया हो जाएगी। अगला बोल रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में आपको कौन सी गैस पाई जाती है ये आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बतला दीजिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल को अब देखते हैं। इसका कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। अगला सवाल बोल रहा है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल में किस परत में घटित होती है? तो ये जो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है वही वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है। यानी कि क्षोभ मंडल आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है वो हो जाएगा संघनन, ऑप्शन नंबर क। फिर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित करता है? तो जीवमंडल को प्रदूषित कृषि विकास करता है। इस प्रकार हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।